Good morning friends. Welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are discussing about the remaining part of the chapter, that is the chemical reaction and catalyst. ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। हमने 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, जो थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिसोसिएशन रिएक्शन। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि स्लो एंड फास्ट रिएक्शन कैसी होती है। मतलब ये वो जो थे वो टाइप ऑफ रिएक्शन थे कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन बनानी है उसमें जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं वो किस किस टाइप से होते हैं। या तो वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू होंगे, या एडिशन रिएक्शन, या बॉन्ड बनेगा उसमें एडिशन रिएक्शन में, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसमें बोलेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन है उसको हम स्लो कब कहेंगे, फास्ट कब कहेंगे। कई रिएक्शन ऐसी होती है जिन पे एरो के ऊपर लिखा होता है स्लो, उसका मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन स्लो है। किसी के ऊपर लिखा होता है फास्ट, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन फास्ट है। तो चलिए हम देखते हैं स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फास्ट रिएक्शन के बारे में। फास्ट रिएक्शन नाम से क्लियर होता है, जो रिएक्शन फास्ट होती है उसको हम फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। जो क्या होता है अकर रैपिडली, जो रैपिडली होती है, फास्ट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। अगर रैपिडली और मिक्सिंग द रिएक्टेंट, हमने रिएक्टेंट ले लिया। रिएक्टेंट क्या होता है, जो एरो के इधर की साइड लिखे रहते हैं, राइट हैंड साइड जो लिखे रहते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे रहते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अरे भाई ये देखो, इधर की साइड जो लिखा रहेगा वो रिएक्टेंट, साइड प्रोडक्ट। ठीक है। अब कोई भी रिएक्टेंट है, उन रिएक्टेंट्स को अगर मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, तो वो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होने में मान लो 30 मिनट्स ले रही है, और मैंने कोई दूसरी रिएक्शन कराई, वो कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रही है, 10 सेकेंड ले रही है। एक रिएक्शन है जो 30 मिनट ले रही है और दूसरी रिएक्शन है वो ले रही है 10 सेकेंड। तो आप फास्ट रिएक्शन किसे बोलोगे, जो सबसे कम टाइम लेगी उसे आप फास्ट रिएक्शन बोलोगे। जैसे आप मान लो आप घर से स्कूल तक गए या स्कूल से घर गए, तो आपको स्कूल से घर जाने में टाइम लगता है 20 सेकेंड, मान लो 20 सेकेंड लगता है, ओनली 20 सेकेंड। और कोई एक दूसरा स्टूडेंट है, उसको अपने स्कूल से घर जाने में लगता है 10 मिनट्स। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सबसे जल्दी घर पहुंचेगा? जिसका घर सबसे पास है वो जल्दी पहुंचेगा, जिसका घर स्कूल के सबसे पास है वो जल्दी पहुंचेगा। जो 20 सेकेंड में जो पहुंच रहा है वो जल्दी पहुंचेगा घर। तो आप क्या बोलोगे, वो स्टूडेंट क्या है, फास्ट है। मतलब क्योंकि वो घर जल्दी पहुंच रहा है इसलिए वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। और जो घर लेट पहुंचेगा, लेट टाइम में पहुंचेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा जिसको पहुंचने में, वो क्या है, लेट है, स्लो है वो। इसी तरह से हमारे रिएक्शन में होता है कि जो रिएक्शन कंप्लीट होने में, अगर हम किसी दो रिएक्टेंट को मिक्स करा रहे हैं और रिएक्टेंट को मिक्स कराने के बाद जो हमारी जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को होने में कम टाइम लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे फास्ट रिएक्शन। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्लो रिएक्शन। ठीक है। जनरली दीज आर द आयनिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी होती है, आयनिक होती है। आयनिक मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। ये रिएक्शन कैसी होती है, आयनिक रिएक्शन होती है। लाइक रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत फास्ट है वो रिएक्शन। मतलब अगर हम कोई दोनों चीज़ कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट को हम मिक्स करेंगे तो वो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। जैसे ये बेस है और ये एसिड है, ठीक है, और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 10⁻⁻10 सेकेंड। यहाँ -10 का मतलब क्या है, -10 का मतलब है इस तरह से 0 पॉइंट आगे 10 जीरो लगानी है, 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 10। इसका मतलब ये है, मतलब इतना कम टाइम 10 सेकेंड से भी कम है
1 सेकेंड से भी कम है। कितना है ये? 0.0000 ना के बराबर है। ठीक है, इतना कम टाइम लगता है इस रिएक्शन को होने में। अब आयनिक का मतलब क्या था? जैसे ये NaOH लिखा हुआ है इधर, तो ये NaOH क्या होता है? Na+, इसमें एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है OH-। 9th क्लास में आपने पढ़ा है वैलेंसी के बारे में, तो ये वही है। HCl किस में प्रेजेंट होता है? कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड है तो वो किस में प्रेजेंट होता है? मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो किस में प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होते या नेगेटिव नेगेटिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव आप लोग हैं तो उनके बीच में तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव लोग हैं तो उनके बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव नेगेटिव लोगे तो उनके बीच में क्या होता है? हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो जहाँ अट्रैक्शन होता है वहीं तो मॉलिक्यूल बनता है, वहीं तो जो दो एलिमेंट है वो मिलकर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? हमारे मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसमें देखो, हर किसी में भी देख लो आप, इसमें देख लो एक Na+ है, एक OH- है, इसमें देख लो H+ है और Cl- है, इसमें देख लो Ag+2 है और NO3-, Ag+ है और NO3- है, H+ है और Cl- है, Ag+ है और Cl- है, H+ है, NO3- है। हर किसी में देख लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है और जहाँ अट्रैक्शन होता है वहाँ बॉन्ड बनता है और जहाँ बॉन्ड बनेगा वो क्या होता है? हमारा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, ये भी तो एक बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों। बॉन्ड हमें, जब हम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हैं तब हमें बॉन्ड दिखता नहीं है, बट एक्चुअल में उनके बीच में क्या होता है? बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके बीच में भी बॉन्ड है, इसके बीच में भी बॉन्ड है, इसके बीच में बॉन्ड है, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इसके बीच में, इसके बीच में भी। एक्चुअल में जो NaCl होता है ना, NaCl लिखा तो हमने ऐसे ही हुआ है, आपको देखने में सिंपल लग रहा है कि NaCl सिर्फ एक ही है। एक्चुअल में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है? वो होती है इस तरह से। ये क्यूब है, इसके अंदर Na+, 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 इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ Cl- भी लगे होंगे, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। बट हम क्या करते हैं? इसको सिर्फ एक फॉर्मूले में लिख देते हैं NaCl। इसका मतलब है हमारे पास एक Na है और एक Cl है। और फिर भी देखो, ये जो Na और ये जो Cl है ये किससे जॉइंट रहते हैं? एक बॉन्ड से जॉइंट रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कोई स्ट्रक्चर होती है हमारी NaCl की। अब आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस आपको इतना याद रखना है कि NaCl जो होता है उसकी क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। और जो NaCl होता है ये हमें दिख ऐसा रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसके बीच में बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, Na और Cl के बीच में बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गई हमारी फास्ट रिएक्शन। अब आपको फोटोसिंथेटिक रिएक्शन पता है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन मतलब जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जिसमें मैंने आपको फोटोसिंथेटिक का मतलब बताया था, जहाँ फोटोलाइसिस पढ़ाई थी। फोटोलाइसिस जहाँ मैंने आपको फोटो का मतलब बताया था, क्या था? सनलाइट। और सनलाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? HNu, ये बताया था ना। और जहाँ भी आपको एरो के ऊपर सनलाइट लिखी मिल जाए या ये HNu लिखा हुआ मिल जाए, वो रिएक्शन कैसी होगी? आपकी सबसे फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, कैसे होगी? सबसे फास्ट रिएक्शन होगी। अब हमारी ये फोटोलिसिस रिएक्शन है, इसमें कौन सी आएगी? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट यानी कि HNu की प्रेजेंस में होती है। जब ये HNu की प्रेजेंस में होगी तो मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट। ठीक है,
तो इसका मतलब जो भी प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। और कितनी होती है, जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है इसकी वो होती है 10⁻⁻12 सेकेंड। अब ये हाफ लाइफ क्या होती है इसको देखते हैं। हाफ लाइफ मतलब मान लो कोई भी एक रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी एक रिएक्टेंट है, मैंने मान लिया ए मान लिया, ठीक है, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, पी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ए की जगह आर ले लो, आर यहाँ पे रिएक्टेंट है, पी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ये t इज इक्वल्स टू 0 लिखने का मतलब है एट टाइम इज इक्वल्स टू 0। टाइम इज इक्वल्स टू 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले का जो टाइम है, तब की बात करें, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम है। तो मतलब जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। जब कोई रिएक्शन ही नहीं हुई तो वो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा। तो उस टाइम पे जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली ए नोट, ये ए नोट बोला है इसको। ए नोट का मतलब है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मैंने बताया था किससे शो करते हैं, इस ब्रैकेट से शो करते हैं। ये ब्रैकेट में कोई भी कुछ भी लिख दिया मैंने, इसका मतलब वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन ली है वो क्या है, हमारी ए नोट है। अब जब रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने कितनी ली है, ए नोट, ये आपको गिवन होती है, ठीक है। फिर एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी, t इज इक्वल्स टू टी का मतलब क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो ए नोट से कितनी बच गई, ए नोट, ए बच गई। मतलब या तो इसको ए लिखो या इस तरह से लिखो, ए नोट माइनस ए, मतलब इस ए नोट में से मैं हमारी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एट टाइम टी पर मेरी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी। बट यहाँ आपको इतना नहीं लिखना, आपको ए लिखना है, ठीक है। मतलब एट टाइम टी पे जो मेरी कंसंट्रेशन आई रिएक्टेंट की वो मेरी कितनी है, ए है। अब प्रोडक्ट जो बन रहा है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है एट टाइम इज इक्वल टू टी, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए है। अब टाइम इज इक्वल टू टी है, मतलब कि रिएक्शन हमारी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब कितना कन्वर्ट हुआ है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x मान ली, ठीक है। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई, x आ गई। अब मैं लिख रही हूँ t इज इक्वल टू टी हाफ। इस टी हाफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब टी हाफ का मतलब कि जब रिएक्शन, ये तो टी टाइम था, मतलब जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई। टी हाफ का मतलब है जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अभी पूरा कन्वर्ट हुआ नहीं है बट हो रहा है वो कन्वर्ट। जब वो कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टी हाफ। और इस टी हाफ को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। ये देखो, टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा टाइम है जिसमें आधा रिएक्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। सिर्फ हाफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है, एट टाइम टी पर तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और टी हाफ पर आधा हो जाएगा। जब टाइम टी पर ए है तो टी हाफ पर कितना हो जाएगा, a/2, तो उसकी कंसंट्रेशन भी आधी हो जाएगी। जब उसका टाइम हाफ हो गया तो उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी हो गई, आधी हो गई। मतलब पूरी रिएक्शन होगी तो पूरी रिएक्टेंट आ जाएगी, मतलब पूरी कंसंट्रेशन आ जाएगी। जब t इज इक्वल टू टी हाफ है तो हाफ कंसंट्रेशन आ जाएगी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी बढ़ रही है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे,
कि ये होता है हमारा टी हाफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। मतलब कि कितना टाइम ले कि जो हमारी आधी रिएक्टेंट है, हमारा जो आधा रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। कुछ कन्वर्ट हुआ होगा यहाँ पे लिटल, ठीक है। ये आपके है नहीं, बस ये एक कंसेप्ट है इस हाफ लाइफ को समझने का, ठीक है। आपको नोट करना है कर लो, नहीं करना तो मत करो। एग्जाम में इसको लिखने की नीड नहीं है। साइड में एक आप इस तरह से बॉक्स बनाकर इसको लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअल में टी हाफ था क्या, हाफ लाइफ होती क्या है, ठीक है। तो ये आपका था हाफ लाइफ। अब हम देखते हैं स्लो रिएक्शन। तो ये तो हो गई हमारी फास्ट रिएक्शन। अब हम देखते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होती है, जो बहुत लेट होगी, कम ज़्यादा टाइम लगेगा जिसको कंप्लीट होने में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लो रिएक्शन बोलेंगे। विच टेक टाइम आवर्स और ईयर, जिसको कंप्लीट होने में घंटे भी लग जाते हैं, ईयर्स भी लग जाते हैं और कुछ मिनट्स भी लग सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्लो रिएक्शन, ठीक है। जो कंप्लीट होने में क्या लगाती है, टाइम लगाती है। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जैसे कि आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, उस पर जंग लग जाती है। जंग किसकी वजह से लगती है, जो भी खुला, अगर हम लोहे को खुला छोड़ दें, जैसे हमारे कूलर वगैरह है, अब वो कहाँ पड़े रहते हैं, खुले में पड़े रहते हैं। अब उसके अंदर उसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रही है उस आयरन को। ये आयरन है, आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन, ठीक है। जो हमारा कूलर है वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है, ठीक है। जब इस पे ऑक्सीजन लगेगी और क्या होगा, बारिश आती है तो वाटर भी इसको मिलता रहता है, या बारिश नहीं तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी इसको मिलता रहता है, तो वहाँ से इसको वाटर भी मिलेगा, H2O भी मिलेगा। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से ये जो आयरन है उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। जंग लगने को ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा है Fe + O2, आयरन प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्लस वाटर की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, Fe2O3.3H2, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ये जो प्रोडक्ट मिला हमें, इसको क्या बोला है हमने, रस्ट, मतलब जंग लग गई, रस्टिंग होते हैं। जो रस्टिंग होते हैं वो इस रिएक्शन की वजह से होती है। जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, Fe2O3.3H2O। यहाँ 3H2O का मतलब बताया था मैंने आपको 5th चैप्टर में। क्या था इस 3H2O का मतलब, क्रिस्टलाइन वाटर, ठीक है। अब ये जो रस्टिंग है ये सालों साल तक चलती रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब जो रस्टिंग है वो 1 मिनट में ही हो गई कंप्लीट, नहीं, पूरे साल भर चलती रहती है, 2 साल चलती रहती है, उसमें जंग लगता ही रहता है। जब आप नया कूलर लाते थोड़ा लग जाती है रस्टिंग। अब उसको रस्टिंग होने में 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, धीरे धीरे करके वो रस्टिंग क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर एक बार जंग लगना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या, कूलर वही ख़राब हो जाएगा। ये आपका कूलर है, ठीक है। अगर मान लो इसके यहाँ हल्की सी जंग लग गई, हल्का सा रस्टिंग हो गई इसमें, तो क्या होगा, पूरा कूलर ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा ना। जब ये पूरे कूलर पे रस्टिंग लग जाएगी तब हम बोलेंगे कि हमारा कूलर अब ख़राब हो गया, हमें नया लेकर आना है। तो जो रस्टिंग है वो सालों साल तक चलती रहती है, 1 मिनट में कंप्लीट नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन बोलते हैं। ये समझ में आ गया, फास्ट रिएक्शन क्या होती है, स्लो रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर एक बार कन्वर्ट हो गया तो हम उसको दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो A से B कोई रिएक्शन हुई है, तो अगर A से B बन गया एक बार तो हम B से A दोबारा नहीं बना सकते। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, अगर एक बार A से B बन गया,
ए से बी बन गया तो हम उसको दोबारा बी से ए में भी बना सकते हैं। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फॉलो होती है। जैसे रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है, एरो किस तरफ है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और एक ही एरो है मतलब सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता। और ये रिएक्शन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है। कौन सी डायरेक्शन में? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन है? फॉरवर्ड डायरेक्शन है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन रहा है यानी रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही है तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है? एक डायरेक्शन में होती है, और वो डायरेक्शन कौन सी है? फॉरवर्ड। यहाँ लिख लो फॉरवर्ड। हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती है? फॉरवर्ड होती है। ठीक है, फिर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस स्लोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम किससे शो करते हैं? इस एरो से शो करते हैं। अभी जो मैंने बोला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस स्लोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है? इसको हम ग्राफ समझते हैं। ठीक है, अब आप 10th क्लास में आ गए हो तो आपको ग्राफ देखने आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा ग्राफ है। ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। हमें किसके बीच में ग्राफ चाहिए? हमें चाहिए कंसंट्रेशन के बीच में ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस स्लोली, मतलब किसके साथ डिक्रीज होगी? टाइम के साथ ही डिक्रीज होगी। तो हमें चाहिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ चाहिए। इसके बीच में हमें ग्राफ चाहिए। तो हमारी कंसंट्रेशन किस पर आएगी? वाई एक्सिस पर। और हमारा टाइम कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस स्लोली। अब देखो कोई रिएक्शन है, जैसे ये R से प्रोडक्ट में जा रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई उस टाइम पर हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। उस टाइम पे हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? A0 है। जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो गई t इज इक्वल्स टू t पर, तो जो हमारा जो रिएक्टेंट है वो किस पे कन्वर्ट हो गया? ए। हमारी जो कंसंट्रेशन बच गई वो कितनी बच गई? ए कंसंट्रेशन बच गई। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बच गया? एक्स। जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो ये जो रिएक्टेंट है हमारा, जो एक कंसंट्रेशन है जिसकी, तो वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी एक टाइम पर, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी? ए बन जाएगी। मतलब जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो ये जो रिएक्टेंट है ये पूरा तो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और पूरा रिएक्टेंट ख़त्म होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तब तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फुल थी, उसके पास फुल पावर थी। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई उसको किस में कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 होगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 होगी तो जो रिएक्टेंट की पूरी कंसंट्रेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। यानी कि जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इस तरह से जैसे जैसे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं थोड़ा अच्छे से बनाओ इसको, वैसे वैसे क्या हो रहा है? हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इस तरह से बनेगा ये, थोड़ा ध्यान से बनाना इसको।
ये किसकी कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट की। और जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, अब जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी, टाइम के साथ इंक्रीज होगी। जब रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो इनिशियल में क्या थी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, यहाँ हमारा क्या होता है? 0 होता है। 0 से वो क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये किसकी है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या थी? A नॉट थी, जो कि धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी? 0 थी ना यहाँ पर। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी। जब तो मैंने ग्राफ यहाँ 0 से स्टार्ट किया, तो जब 0 से स्टार्ट किया इधर से इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो इस तरह से जब टाइम बढ़ा रहे हैं हम, तो हमारी जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इस ग्राफ से आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा कार्बन को ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक बार वो गैस बन गया तो ये क्या होता है? हमारा कोल होता है, ठीक है। कंबशन ऑफ कोल की रिएक्शन है ये। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो क्या आप उसको दोबारा कोल में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन कैसी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और आप इसको एरो से भी समझ गए होंगे कि इसके अंदर ये एरो लगा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन दोबारा नहीं बन सकती, इसका मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। वैसे ये देखो, मिथेल को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला। ये भी कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। कौन सी कंडीशन में? जो हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने टाइम लिया है और जो हमने कंडीशन ली है वो इस सेम कंडीशन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए हमें चाहिए होगी। जैसे मान लो A से B जा रहा है जिसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, उसमें मैंने टेम्परेचर ले लिया 350 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, और जो मैंने प्रेशर था वो ले लिया 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, और मैंने ले लिया टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब A से B में कन्वर्ट होने के लिए मुझे टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, टाइम 10 सेकेंड लगेगा, उसमें प्रेशर कितना लगेगा? 1 एटमॉस्फेयर लगेगा। और जब मैं B से A में कन्वर्ट करूँगी तब भी मुझे ये सारी कंडीशन चाहिए। तो ये बोल रहे हैं रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो जो हमने कंडीशन ली है वही सेम कंडीशन किस में यूज़ होगी? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने में यूज़ होगी। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये दोनों साइड में होती है, बहुत डायरेक्शन में फॉलो करती है। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। अब जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में जा रहे हैं, यानी बैकवर्ड में जा रहा है, बैक जा रही है रिएक्शन, तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। यानी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में मूव करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नेवर जीरो। अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपने एक चीज़ देखी कि जो रिएक्टेंट है वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा हमारा, वो तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट तो बचेगा। इसमें क्या था? हमारा रिएक्टेंट पूरा जीरो हो गया था। देखो यहाँ आके पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? वाई एक्सिस जो थी, वाई एक्सिस कंसंट्रेशन की थी। तो जब एक्स एक्सिस पे आ गया पूरा, अगर कोई पॉइंट है आपका पूरा एक्स एक्सिस पे आ जाता है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है? मान लो ये 3 है, 0 1 2 3, ठीक है। अगर आपका कोई पॉइंट यहाँ लगाया हुआ है आपने, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है 3 और 0। आप इस तरह से शो करते हो, पहले जो लिखा होता है वो x होता है, बाद में जो लिखा होता है y होता है। यानी y एक्सिस कितनी होगी, y एक्सिस का जो पॉइंट है हमारा 0 होता है, यानी y एक्सिस हमारी 0 हो गई। यानी कि अब ये भी इसी तरह से ये पॉइंट लगे, यानी कि यहाँ y एक्सिस कितनी है, 0 है, मतलब कंसंट्रेशन हमारी कितनी है, 0 है। मतलब यहाँ तो रिएक्टेंट था वो पूरा कंप्लीट क्या हो गया, कंज्यूम होगा किसमें, प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन यहाँ पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बचा होगा। तो जो अमाउंट है रिएक्टेंट की वो कभी क्या नहीं होती, 0 नहीं हो सकती। इसको हम इस एरो से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है a प्लस बी लिया, c प्लस डी लिया। जो a प्लस बी है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, c प्लस डी बना रहे हैं। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन में है इसमें 2 रिएक्शन होती है, 2 इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसे, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या हो रही है, a से b, a प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, c प्लस डी। ये फर्स्ट रिएक्शन होगी हमारी। जो सेकंड रिएक्शन है वो क्या हो रही है, c प्लस डी से किस में कन्वर्ट हो रही है, a प्लस बी में, c प्लस डी से a प्लस बी में। इस तरह से हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग यही है। ठीक है, तो जो a प्लस बी से c प्लस डी में जा रहा है, आगे की तरफ जा रही है, तो इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। अगर कोई रिएक्शन c प्लस डी से a प्लस बी में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, यानी रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे जो CO2 एंड ऑक्सीजन होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, CO2 और ऑक्सीजन को कैरी करता रहता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या है, हमारे बॉडी में लगातार चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता CO2 एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, रिवर्सिबल रिएक्शन का। और इसके अलावा क्या है, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये भी इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी कंप्लीट नहीं होती, मतलब अगर रिएक्टेंट बचा हुआ है, जब रिएक्टेंट 0 हो गया तो वो रिएक्शन क्या होगी, वही कंप्लीट होगी, क्योंकि हमारे पास कोई रिएक्टेंट ही नहीं बचा। जब रिएक्टेंट नहीं बचा तो हम किसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जितना था रिएक्टेंट उतना तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। अब उसके अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास थोड़ा अमाउंट में रिएक्टेंट बचा रहता है, हमेशा बचा रहता है। जब वो हमेशा बचा रहेगा तो हमारी वो रिएक्शन है कभी कंप्लीटली होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, जब कन्वर्ट होता रहेगा तो वो रिएक्शन होती रहेगी, रिएक्शन होती रहेगी, इसका मतलब वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, इट नेवर कंप्लीट। तो ये हमारा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन क्या होती है। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ अभी इतना ही पढ़ा है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।